हेलो स्टूडेंट्स, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक WTO है, वर्ल्ड बैंक है, G20 है, ब्रिक्स है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को सेव कर रहे हैं। या साथ में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो MNCs है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जिनको कहा जाता है, जिनकी फंक्शनिंग एक कंट्री में ना होकर संसार के अलग अलग राष्ट्रों में है, तो किस तरह से वो भारत की फॉरेन पॉलिसी को सेव करती है, भारत की फॉरेन पॉलिसी को मॉड्यूलेट करती है। तो बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें क्या परिवर्तन। तो ये जो चेंज हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में डिस्कस करने वाले हैं, ये बेसिकली पोस्ट 1991 का फिनोमिना है, क्योंकि 1991 में इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंड ऑफ कोल्ड वार और इंडिया में जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी, उसके कंटेक्स्ट में भारत सरकार ने जो LPG मॉडल को अडॉप्ट किया था, अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था। ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में इंडिया ने अपने डोमेस्टिक स्फेयर में भी और इंटरनेशनल स्फेयर में भी जो चेंजेस किए थे अपनी पॉलिसी में, उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मैटर क्यों करते हैं इंडिया के इन द कंटेक्स्ट ऑफ, देखें कि ये जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके कुछ रूल्स होती है, रेगुलेशंस होती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जिसके कंटेक्स्ट में इंडियन एस्टेब्लिशमेंट इनसे डील करती है। तो ये अफेक्ट करते हैं भारत का जो ट्रेड है, फाइनेंस है, डेवलपमेंट है, सिक्योरिटी जो पॉलिसीज है, ये डायरेक्टली अफेक्टेड होती है इन द लाइट ऑफ डायरेक्शन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस। किस तरह से जो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके इन्फ्लुएंस में आके भारत सरकार ने डोमेस्टिक स्फेयर में रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू ईस्टर्न कंट्रीज है, विद रिस्पेक्ट टू साउथ ईस्टर्न कंट्रीज है, विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट एशिया है, और अदर जो कंट्रीज है उनके रिस्पेक्ट में इंडिया ने किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी को मॉड्यूलेट किया है, और किस तरह से इंडिया in the context of bilateral agreement, in the context of rise of multilateral institution, किस तरह से भारत जो सरकार है वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन किए हुए है, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि प्रेजेंट टाइम में किस तरह के चैलेंजेस इंडियन गवर्नमेंट फेस कर रही है, किस तरह हम इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन फेस कर रहे हैं। बेसिकली इन द लाइट ऑफ 2008 में जो लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ था USA में, उसके बाद से US की जो पॉलिसीज हो गई है वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हो गई है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अभी जो ट्रम्प जी हैं उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है मेगा, जिसमें वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कर रहे हैं, यानी कि अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो उस कंटेक्स्ट में अमेरिका, जिसको प्रोटेक्टर बोला जाता था ग्लोबलाइजेशन का, वो खुद ही प्रोटेक्शनिस्ट मेजर में चला गया है। तो किस तरह इस कंटेक्स्ट में इंडियन इकोनॉमी अपने आप को ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसके साथ इंटीग्रेट करेगी, या किस तरह से इंडिया के इंटरेस्ट को गार्ड करेगी, वो भी इंडिया के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। फिर यहाँ पे रिसेशन एक मेजर इशू बना हुआ है, इंडियन जो रुपी है उसकी वैल्यू लगातार गिरती जा रही है, ये भी इशू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। और किस तरह से जो हमारा डेप्ट है वो भी राइजिंग लेवल पे है, और इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल में नहीं आ रही। तो ये जो चीज़ें ये सारे इंटर रिलेटेड है, तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टू डील दिस इशू ऑल्सो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि साइबर जो अटैक है उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गए हैं। जो साइबर अटैक हमारे डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं, हमारे इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजिक जो इंडस्ट्रीज है उनको टारगेट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये भी चैलेंज है कि अपनी टेक्नोलॉजी की इस तरह से बूस्ट करें, अदर कंट्रीज के साथ इस तरह के टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट साइन करें जिससे कि साइबर अटैक से बचा जा सके, जिससे कि अपने जो स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस की जो इंडस्ट्रीज है उनको किसी तरह के साइबर अटैक्स से होने वाली जो हार्म्स है उससे उनको सेव कर सके, उससे उनको गार्ड कर सके। सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है सामने ग्लोबल वार्मिंग का है, कि ग्लोबल वार्मिंग का जो पोल्यूशन का जो लेवल है, टेम्परेचर का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। तो उस कंटेक्स्ट में अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना है, पोल्यूशन कंट्रोल को भी ध्यान में रखना है। जो इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज है लाइक कोप है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड नेशनली डिटरमाइंड जो टारगेट इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखे हैं, उसको भी इंडिया को ध्यान में रखना है। साथ में इंडिया को अपनी जो ह्यूज पॉपुलेशन है, जो इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट है, जो रीजनल बैलेंस है डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में, उसको भी मेंटेन करना है। तो ये भी हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज उभर कर आ रहा है, क्योंकि जो इकोसिस्टम है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। वाटर की प्रॉब्लम आ रही है भारत के बहुत सारे एरियाज में, साउथ इंडिया लगा लो या नॉर्थ इंडिया लगा लो, हर जगह वाटर पोल्यूशन एक मेजर इशू बना हुआ है। डोमेस्टिक डिफरेंट स्टेट है, उनकी अपनी डिमांड होती है डेवलपमेंट को लेके, फाइनेंस
फाइनेंस को लेके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको भी मैनेज करना होता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन को लेके जो इश्यूज है, कन्फ्लिक्ट है, उनको भी मेंटेन करना होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेस कर रही है बहुत सारे चैलेंजेस। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको किस तरह से ये जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है ये प्रभावित कर रहे हैं, और किस तरह इंडियन गवर्नमेंट इन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की जो गाइडेंस है उसकी लाइट में इंडिया के इंटरेस्ट को गार्ड कर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 में ही इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया था। तो डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत जो इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में वो 2.4% है, और डब्ल्यूटीओ का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, इंडिया उसमें टॉप 10 में आता है, जो अपने डिस्प्यूट लेकर डब्ल्यूटीओ के पास जाता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद अदर कंट्रीज। डब्ल्यूटीओ में जो चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है, एक तो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का चैलेंजेस है, क्योंकि इंडिया में जो एमएसपी का जो इशू है, मिनिमम स्पॉट प्राइस का, इसको डब्ल्यूटीओ कन्फ्रंट करता है। डब्ल्यूटीओ के जो अदर कंट्रीज है वो इसको कन्फ्रंट करते हैं कि इंडिया को मिनिमम स्पॉट प्राइस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। भारत में लगभग 23-24 कमोडिटीज को मिनिमम स्पॉट प्राइस के अंतर्गत रखा गया है, तो वो अपोज किया जाता है डब्ल्यूटीओ में, ठीक है। फिर फूड सिक्योरिटी को लेकर इंडिया की कंसर्न है, बिकॉज जो रिच कंट्री है, जो डेवलप्ड नेशन है लाइक ईयू वाले नेशन है, यूएस है, वो अपने जो किसान है, फार्मर है, जो ऑलरेडी इतने डेवलप है, उनको तरह तरह की सब्सिडीज प्रोवाइड करता है एम्बर बॉक्स के अंतर्गत। बट जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इस इंडियन गवर्नमेंट का जो फाइनेंस या रिसर्च डेवलपमेंट है वो इस हद तक डेवलप नहीं है कि वो अपने किसानों को उस तरह की रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल करा सके। इसलिए इंडिया लगातार डिमांड कर रहा है कि जो एमएसपी का जो इशू है इंडिया में, उसको डब्ल्यूटीओ में रेज ना किया जाए। फिर इंडिया बात करता है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इन डब्ल्यूटीओ। इंडिया रिजेक्ट करता है कि वन साइज फिट ऑल सही नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने अपने राइट टू डेवलपमेंट को फुल्ली एक्सप्लॉइट कर लिया है। तो भारत जैसे जो राष्ट्र है, जो डेवलपिंग राष्ट्र है, बेसिकली यहाँ पे इंडिया G77 और ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो अंडर डेवलप्ड नेशन है या लिस्ट डेवलप्ड नेशन है उनको भी राइट है डेवलपमेंट का, इसलिए उनको स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाना चाहिए, जिससे कि वो लोग भी अपना डेवलपमेंट कर सके। यानी कि डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म करने के लिए, डब्ल्यूटीओ का जो मैकेनिज्म उसको रिफॉर्म करने के लिए इंडिया प्रयासरत है, इंडियन गवर्नमेंट प्रयासरत है। यहाँ पर वो साउथ के नेशन का और जो G77 नेशंस है उनका रिप्रेजेंटेशन इंडिया कर रहा है। तो इंडिया ने इसके लिए अगर फॉरेन पॉलिसी आउटकम देखें तो G77, G33 और अफ्रीकन ब्लॉक के साथ इंडिया ने अच्छे रिलेशन डेवलप कर रखे हैं। इंडिया बेसिकली इनको लीड कर रहा है डब्ल्यूटीओ के प्लेटफॉर्म पे। आप देखोगे इस मैप में ये अक्टांड का क्लासिफिकेशन है नॉर्थ और साउथ कंट्रीज की। बेसिकली जो नॉर्थ कंट्री है ये वाले, ये डेवलप्ड नेशन है। ऑस्ट्रेलिया को भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, न्यूजीलैंड को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और ये जो राष्ट्र है साउथ के राष्ट्र है या डेवलपिंग राष्ट्र हैं, ठीक है। ये अक्टंड की क्लासिफिकेशन है कि जो पर कैपिटा इनकम है नेशंस का, जो नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसके आधार पर इसकी क्लासिफिकेशन की गई है अक्टंड के द्वारा। ये बेसिकली G33 कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया इज ए पार्ट, चाइना इज पार्ट, पाकिस्तान पार्ट है, और यहाँ पे अफ्रीका के कई कंट्री पार्ट है, यहाँ पे वेनेजुएला है, पेरू है, ये भी G33 के पार्ट है। तो ये बेसिकली डेवलपिंग राष्ट्र है जिसमें इंडिया वन ऑफ द मेजर कंट्री है चाइना के साथ, ठीक है। तो इंडिया इनके डिमांड्स को डब्ल्यूटीओ के प्लेटफॉर्म पे, आईएमएफ के प्लेटफॉर्म पे या यूएन के प्लेटफॉर्म पे इनकी डिमांड्स को रेज करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया आईएमएफ में 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग कंट्री है। यूएस का लार्जेस्ट शेयर है 16.5% के लगभग है। इंडिया का कोटा 2.75% है और इंडिया की वोटिंग पावर 2.63% है। ये कुछ फैक्ट है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। आईएमएफ का जो टोटल लोन है जो इंडिया ने अभी तक लिया है वो $2.2 बिलियन है। ये आईएमएफ ही था जिसके डायरेक्शन के अंतर्गत आके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिवेल्युएशन किया था इंडियन रूपी का, और इंडिया ने एलपीजी मॉडल को अडॉप्ट किया था। ये आईएमएफ के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम थे, जिसके अंतर्गत इंडियन सरकार ने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की थी 1991 में, जिसके तहत इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ओपन कर दिया गया था, इंडियन मार्केट्स को वर्ल्ड की मार्केट के लिए ओपन कर दिया गया था। डोमेस्टिक स्फेयर में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, इंटरनेशनल स्फेयर में भी एफडीआई को अलाउ किया गया था, और इंडियन
इकोनॉमी को पार्शल कर दिया गया था, स्टेट के कंट्रोल से थोड़ा फ्री कर दिया गया था और ग्रेजुअल करके इंडियन इकोनॉमी को अब पूरी तरह से ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ सरकार ने बहुत सारे पॉलिसीज लॉन्च कर दी है। अब बहुत सारे सेक्टर्स में 100% एफडीआई है, प्राइवेट ओनरशिप है, प्राइवेट मैनेजमेंट भी दिया जा रहा है। इवन जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज थी लाइक रेलवे वगैरह, वहाँ पर भी कुछ हद तक सरकार ने अपना जो एरिया है उसको संकुचित कर लिया है। तो ये आईएमएफ की ही गाइडलाइंस थी, ठीक है। तो आईएमएफ कंडीशन लगाता है डिवैल्यूएशन की, लिबरलाइजेशन की, ठीक है। तो इसके आईएमएफ की डायरेक्शन के अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी, अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज में भी। आईएमएफ के कंटेक्स्ट में इंडिया ने अभी क्या किया कि इंडिया ने अपना एक ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्टअप कर लिया है, जो लगभग है 600+ बिलियन US डॉलर, जो काफ़ी बड़ी अमाउंट है। इंडिया ने आईएमएफ पर अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करने के लिए आईएमएफ से लोन लेने में काफ़ी कमी कर दी है। इंडिया ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिकलैंड न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसका क्रिएट किया, उसको ज्वाइन किया है। इंडिया एडवोकेट करता है कि आईएमएफ में कोटा रिफॉर्म्स होने चाहिए। आईएमएफ में जो एमर्जिंग इकोनॉमी है लाइक इंडिया है, चाइना है, इन इकोनॉमीज का ग्रेटर स्टेक होना चाहिए, यानी कि इंडिया के वोटिंग पावर को, इंडिया के कोटा का जो शेयर है उसको इंक्रीज करने की बात इंडियन गवर्नमेंट करता है। इंडिया सपोर्ट करता है कि आईएमएफ में जो ब्रिक जो नेशंस हैं उसके साथ आईएमएफ को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, क्योंकि जो ब्रिक जो नेशन है वो एमर्जिंग इकोनॉमी है। तो इंडिया इनकी वॉइस को रेज करता है, इंडियन के आईएमएफ में रिफॉर्म को सपोर्ट करता है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इंडिया इज वन अमॉन्ग फाउंडिंग मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक का आज तक का जितना लोन है उसका लार्जेस्ट बोरोवर है इंडिया, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट लार्जेस्ट बोरोवर है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो फाइनेंस दिया जाता है, जो लोन दिया जाता है, लगभग मोर देन 100 बिलियन डॉलर लोन अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले चुकी है वर्ल्ड बैंक से। और बेसिकली जो लोन लिया जाता है उसको यूज़ किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में, हेल्थ में, क्लाइमेट प्रोजेक्ट में, उस फाइनेंस को यूज़ किया जाता है। ये एक मैप है जो दिखाता है कि इंडिया के उत्तर प्रदेश में, कानपुर, मध्य प्रदेश, गुजरात में और चेन्नई में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। लगभग 11 प्रोजेक्ट्स की बात करता है जो $1 बिलियन के हैं, 27 सिटीज़ को कवर करते हैं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंस किए हुए प्रोजेक्ट इन एरियाज में रन है अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। मैप है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया मैप, भारत का जो मैप है जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश किया जाता है उसमें, और इस मैप में जो वर्ल्ड बैंक की साइट से लिया गया है इसमें काफ़ी डिफरेंस है। इसमें सीओके और पीओके वाला जो पोर्शन है उसको भारत का पोर्शन नहीं दिखाया गया है, तो ये मैप वहाँ से लिया गया है, इसलिए वो पोर्शन यहाँ से कटा हुआ है। ये वास्तव में हमारे अकॉर्डिंग, इंडियन के अकॉर्डिंग ये रियल मैप नहीं है इंडिया का। कभी आप बोलो कि ये कैसा मैप है, ओके। वर्ल्ड बैंक और इंडिया के रिलेशंस में कुछ चेंजेस आया है। भारत सरकार पहले वर्ल्ड बैंक से एड लेता अपने डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अभी इंडिया ने ऑल्टरनेटिव क्रिएट की है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को क्रिएट किया गया है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक को क्रिएट किया गया है, और फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया की है वो उसमें भी चेंजेस आया है। इंडिया ने अब एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया फाइनेंस को, पॉलिसी डोमिनेशन को, यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो कंडीशनलिटी इम्पोज की जाती है अब इंडियन गवर्नमेंट उनको रजिस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट साउथ कॉरपोरेशन को प्रमोट कर रही है वर्ल्ड बैंक के प्लेटफॉर्म पे भी। इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे G77 की और जो साउथ कंट्री हैं, सदर्न कंट्रीज बेसिकली जो डेवलपिंग नेशन है, उनकी वॉइस को रेज करा, यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया थर्ड वर्ल्ड की लीडरशिप एक्वायर किए हुए थर्ड वर्ल्ड की जो वॉइस है उसको रेज करता है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के प्लेटफॉर्म पे। फिर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक बेसिकली जापान डोमिनेटेड बैंक है, यूएस डोमिनेटिंग बैंक है। इंडिया का एशियन डेवलपमेंट बैंक में वोटिंग पावर है 6.3% है। इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से एक लार्ज अमाउंट लेता है लोन की, और उस लोन को यूज किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, ठीक है। इन 2024 में अगर हम देखें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो ऑपरेशंस है, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा फाइनेंस्ड जो प्रोजेक्ट है भारत में, उनकी टोटल कीमत अराउंड 4.25 बिलियन डॉलर, और जो लगभग 21 प्रोजेक्ट्स को कवर किए हुए हैं। तो ये 2024 का डाटा है, ज़्यादा पुराना डाटा नहीं है। फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया लगभग 13 टाइम्स यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। इंडिया इज द लार्जेस्ट पीस कीपिंग कॉन्ट्रीब्यूटर इन यूएन पीस कीपिंग जो फोर्सेस है जिनको होस्टाइल एरिया में एम्प्लॉय किया जाता है, तो इंडिया उसका लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है।
ठीक है। इंडिया अब डिमांड करता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार का जो इंटरनेशनल सिनेरियो था उसको रिप्रेजेंट करती है, उसमें रिफॉर्म की इंडिया बात करता है। इंडिया यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट जो सीट है उसकी दावेदारी पेश करता है, बिकॉज इंडिया कहता है कि आई एम द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और मेरे पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, इस वजह से आई एम एलिजिबल फॉर द परमानेंट सीट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो वहां पर भी इंडिया रिफॉर्म की बात कर रहा है। इंडिया क्लाइमेट जस्टिस की बात करता है। इंडिया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता है कि जो साउथ वाले जो नेशन है, जो डेवलपिंग जो नेशन है, दे ऑल्सो हैव द राइट टू डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंडिया उनकी बात करता है यूएन के प्लेटफॉर्म पे, या इंडिया यूएन के प्लेटफॉर्म में रिफॉर्म करने की बात करता है, इसको और ज्यादा इक्विटेबल बनाने की बात करता है। फिर इंडिया ने चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका, ब्राजील के साथ मिलकर ब्रिक्स का निर्माण किया है, जिससे कि जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो मोनोपोली थी फाइनेंस के कंसर्न में, वो रिड्यूस हो गई है, क्योंकि जो ब्रिक है उन्होंने अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक डेवलप किया है। ठीक है, तो इंडिया, जिससे जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनकी वॉइस स्ट्रेंथन हुई है। कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी क्रिएट किया गया है, जो इमरजेंसी की सिचुएशन में कंट्रीज की हेल्प करने के लिए ब्रिक्स के अंडर बनाया गया है। तो इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर एंड कंट्रीब्यूटर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। भी रिसेंटली ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि जो ब्लू कलर है ये ओल्ड नेशंस को दिखाता है, और जो ये ऑरेंज कलर है ये न्यू मेंबर्स जो जिनको ज्वाइन किया गया है 2024 में उनको दिखाता है। तो जो ओल्ड मेंबर थे उसमें ब्राज़ील है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, और न्यू मेंबर्स में साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना आ गया है, और इससे अफ्रीका से इथोपिया आ गया है, इजिप्ट आ गया है, और यहाँ से एशिया से सऊदी अरबिया आ गया है। तो ये कुछ नए मेंबर हैं जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है 2024 में, यानी कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो गया है। मेजरली जो डेवलपिंग जो नेशन है, मेजर जो डेवलपिंग नेशन है, दे आर नाउ पार्ट ऑफ ब्रिक्स। ये एक अपनी अचीवमेंट है ब्रिक की, एक अनदर पोल क्रिएट कर रही है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, G20 के रिस्पॉन्स में आप कह सकते हो G20 ग्रुप ऑफ 20। तो इंडिया ने 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी होस्ट की। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान भी इंडिया ने ग्लोबल साउथ की जो वॉइस है, जो डेवलपिंग नेशंस की जो वॉइस है डेवलपमेंट के कंसर्न में, वो रेज की थी अपनी प्रेसिडेंसी के अंतर्गत। ठीक है, ये डेफ्ट रिलीफ की बात करता है और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात करता है G20 के प्लेटफॉर्म पे। तो ये अपने आप बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया की, जो अपने यहाँ पे G20 की मीटिंग होस्ट कर रहा है और वहाँ पर वो ग्लोबल साउथ की डेवलपमेंट की बात रेज कर रहा है। तो ये दिखाता है कि इंडिया इज वेरी मच कंसर्न अबाउट द डेवलपमेंट राइट ऑफ डेवलपिंग नेशन। तो ये मैप है G20 नेशन कौन कौन से है। कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे आप पुर्तगाल है, स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, और यूनाइटेड किंगडम है, फिनलैंड है, स्वीडन है। ठीक है, ये आप टर्की है, सऊदी अरबिया है, रशिया है, चाइना, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये कुछ राष्ट्र हैं जो G20 का पार्ट है। ठीक है, ये दिखाता है कि वर्ल्ड और G20 कितना पावरफुल एक ग्रुपिंग है, जो बेसिकली ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट नेशंस हैं वर्ल्ड के, जिनकी इकोनॉमी सिग्निफिकेंट है वर्ल्ड इकोनॉमी के सर्वाइवल के लिए, वो सब मेंबर हैं किसके, G20 के मेंबर हैं। बात करते हैं कि किस तरह जो MNCs है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, वो भारत की फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट कर रही है, या भारत सरकार का जो डोमेस्टिक एरिया है, डोमेस्टिक एरिया में सरकार जो इनिशिएटिव लॉन्च करी, जो पॉलिसी मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस कर रही है, वो MNCs के द्वारा डायरेक्टेड होती है। MNCs को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, भारत के डेवलपमेंट के लिए इंडियन सरकार उनके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल या और ज़्यादा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो ये आप देख पा रहे हो मैप में कि कितनी सारी MNCs भारत में किस हद तक फैली हुई है, किस हद तक इनका स्प्रेड हो रखा है। MNCs की परसेंस है ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट सम पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, MP और ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उस एरिया के अलावा लगभग सारे के सारे इंडिया में MNCs की वाइब्रेंट पर्सन्स है। तो इंडियन गवर्नमेंट इनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या इनके जो इंटरेस्ट है उसको डोमेस्टिक कंटेक्स्ट में मॉडिफाई करके अपनी जो डोमेस्टिक स्फेयर है उसमें पॉलिसीज का परिवर्तन कर रही है। किस तरह से जो MNCs इफेक्टिव है, लाइक एप्पल जो US की MNC है, वो लगभग टोटल ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन का 14% भारत में प्रोड्यूस कर रही है, जो अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट शेयर है।
गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, जिसके तहत इंडियन गवर्नमेंट अपने डिजिटल डिप्लोमेसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है। इंडिया इस कंटेक्स्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने डाटा प्रोटेक्शन लॉ को लॉन्च किया है। 2023 में सेमीकंडक्टर पॉलिसी आई है और इंडिया ने स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट कर रखा है विद यूएस के साथ इंडिया का स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो एमएनसीज है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी अफेक्ट कर रही है, क्योंकि यूएस के साथ हमने बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप हमारे हाल फिलहाल में डेवलप हो रखे हैं बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन या सम काइंड ऑफ इफेक्ट ऑफ दीज एमएनसीज आर देयर। यूरोपियन यूनियन की भी काफ़ी जो एमएनसीज है वो भारत में काम कर रही, जैसे साइमन है, वॉक्सवैगन है। ठीक है, तो इनके प्रेशर के अंतर्गत जो इंडिया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट जो मैकेनिज्म है उसको अपोज कर रहा है। डब्ल्यूटीओ के प्लेटफॉर्म पे भी, यूएन के प्लेटफॉर्म पे भी इंडिया इसको अपोज कर रहा है। इंडिया ESG रिफॉर्म्स की बात करता है। इंडिया क्लाइमेट डिप्लोमेसी के तहत EU के साथ इंगेजमेंट करने की कोशिश करता है, क्योंकि EU का जो इंटरेस्ट है क्लाइमेट को प्रोटेक्शन करने में और इंडिया के जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी हद तक अलाइन हो रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो नेगोशिएशंस है, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो नेगोशिएशंस है, वहाँ पर इंडिया डिमांड करता है कि डेवलप्ड जो नेशन है दे शुड फाइनेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो डेवलपिंग कंट्रीज में, उनको फाइनेंस करना चाहिए, क्योंकि जो डेवलपिंग जो राष्ट्र हैं दे डू हैव द राइट टू डेवलपमेंट। तो इंडिया यहाँ पे बात करता है कि क्लाइमेट को सस्टेन करने के लिए, क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डेवलप्ड नेशन है उनको फाइनेंस देना चाहिए। किसको? डेवलपिंग नेशंस को, ताकि डेवलपिंग नेशन है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सके। रिसर्च डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे क्या होगा कि वो क्लाइमेट रिसाइलेंट जो टेक्नोलॉजीज है उनका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और वहाँ से ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है वो लेस पॉल्यूटेड होगा। इस तरह से इन्वायरमेंट जो है वो कम अफेक्ट होगा, जो डेवलपमेंट होगा डेवलपिंग नेशन में। उस रशियन एमएनसीज हैं उनके साथ भी इंडिया के अच्छे रिलेशन है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसके कंटेक्स्ट में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, बेसिकली यूएस है, EU जो नेशन है, उन्होंने रशिया पे बहुत सारे सेंक्शन इम्पोज कर रखे हैं। तो इस वजह से जो इंडिया है और रशिया है उसका जो एक्सचेंज है, बेसिकली जो ऑयल का जो ट्रेड है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो ये डायरेक्टली रिजल्ट है किसका? यूक्रेन रशिया वार का। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो वेस्टर्न प्रेशर को, वेस्टर्न जो सेंक्शन है उसको रिजेक्ट कर रही है और रशिया के साथ कंटिन्यू इंगेज है ट्रेड में। बेसिकली ऑयल का और जो डिफेंस सेक्टर का जो ट्रेड है वो काफ़ी हमारा वाइब्रेंट है रशिया के साथ। यानी कि यहाँ पे इंडिया जो है वेस्टर्न जो प्रेशर है उसको रजिस्ट कर रहा है रशिया के कंटेक्स्ट। चाइना की जो एमएनसीज है लाइक हवाई है, शोमी है, वो भी इंडिया में अपनी सिग्निफिकेंट पर्सन्स रखे हुए हैं। चाइना हमारा मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन जो पोस्ट गलवान जो कन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद बहुत सारी चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया इंडिया में। अब इंडिया क्या करता है? इकोनॉमिक डीकपलिंग की बात कर रहा है, स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन की बात कर रहा है, चाइना को स्ट्रेटेजिकली डील कर रहा है। इंडिया है वो अपने डिजिटल सॉवरेनिटी को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस कंटेक्स्ट में अब हम बात करते हैं कि इंडिया किस तरह से अपने फॉरेन पॉलिसी को मॉडिफाई करता है। इंडिया ने अपने पार्टनर्स का डाइवर्सिफिकेशन कर लिया है। में ही 27 जनवरी को यूएस के टैरिफ इम्पोजिशन के कंटेक्स्ट में इंडिया ने EU के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील साइन की है, FTA साइन किया है, जो अपने आप में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाता है, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट दिखाता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, कि इंडिया अपने किसी एक कंट्री के साथ अलाइन नहीं है। इंडिया अपने पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, डाइवर्सिफाई कर रहा है। इंडियन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इशू बेस्ड अलाइनमेंट में विश्वास रखती है, किसी एक कंट्री के साथ अलाइन नहीं है। हम अपने इंटरेस्ट को भी गार्ड कर रहे हैं और हम जो सही है और जो गलत है उसका भी हम ध्यान रखकर डिसीजन ले रहे हैं इंटरनेशनल स्फेयर में। इंडियन गवर्नमेंट अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन किए हुए है। डोमेस्टिक स्फेयर में कैपेसिटी बिल्डिंग में इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, लाइक मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक स्फेयर में कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस कर रहा है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है वो ओवरऑल जो हर नेशन है उसकी सॉवरेनिटी पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, उसको कॉन्स्टेंट करते हैं और अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं। एमएनसी जो है वो एक कंट्री की जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है उसको अफेक्ट करती है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अफेक्ट करती है। इंडिया क्या कर रहा है इस कंटेक्स्ट में? इंडिया क्या कर रहा है? ना तो इंडिया सबमिसिव है, ना कन्फ्रंटेशनलिस्ट है। इंडिया अपने डिमांड्स को रेज कर रहा है एमएनसीज के साथ भी और मल्टीलैटरल जो इंस्टीट्यूशन है उसके साथ भी। यानी कि इंडिया जो ओवरऑल जो अप्रोच अडोप्टेड किए हुए है
उसको कह सकते हैं कैलिब्रेटेड प्रैग्मेटिज्म, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज हर ओन इंटरेस्ट फर्स्ट, और उसके बाद जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको भी ध्यान में रख के एक कैलिब्रेटेड अप्रोच के अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के जो इंटरेस्ट है, इंडियंस के जो इंटरेस्ट है, उसको सिक्योर करने के लिए काम कर रही है वर्ल्ड ओवर। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इंडिया है वो इंस्टीट्यूशंस को एज ए टूल यूज कर रहा है, और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो मल्टी अलाइंड है और इंटरेस्ट बेस्ड है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।